आ जाइए बेटा, आइए। आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी कामना के साथ आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक हम लोग सांख्य परिच्छेद सीख रहे थे, शंकु परिच्छेद सीख रहे थे। शंकु परिच्छेद में मैं आपको करा चुका हूँ, तो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं बातों को, उनको मैं शंकु परिच्छेद करा रहा हूँ। और शंकु परिच्छेद में 2 टॉपिक पूरे करा चुका हूँ। शंकु परिच्छेद में 2 टॉपिक पूरे करा चुका हूँ। नंबर 1 पहला टॉपिक करा चुका हूँ व्रत, बहुत अच्छे प्रकार से मैंने सर्कल कराया है। व्रत का सामान्य समीकरण क्या होता है, मूल समीकरण क्या होता है, क्या प्राचलिक समीकरण होते हैं, क्या केंद्र होता है, क्या रेडियस होता है, इसके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। दूसरा एक मसला और हम बताने का प्रयास करे थे, उसका नाम था, कह रहा है परवलय। कौन सा था? परवलय। तो ये परवलय भी कुल मिला के हम लोग बड़ा अच्छे प्रकार से टैकल कर चुके हैं। तो 2 टॉपिक हमारे बहुत अच्छे प्रकार से फिनिश हो चुके हैं। अगर एनडीए वाइज देखा जाए तो एनडीए में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं दोनों में से। अगर आपने पुराना पेपर अगर उठा के देखा हो कभी एनडीए का, तो उठा के देखें, उसमें सर्कल में से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और पैराबोला में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो मैं बता सकता हूँ, डिसीजन तुम्हारे रहेंगे, पेपर तुम्हें देखना पड़ेगा एनडीए का। और अवलोकन करिए, मेरे कहने पर बस मानिए, वहां अवलोकन करिए, एनालाइज करिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। सर कुछ बोल रहे हैं, हकीकत है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं। और सच्चाई को आंखों से देखकर महसूस कीजिए, उसे कानों से सुनकर महसूस मत कीजिए। देखो बिल्कुल मालूम पड़ेंगे कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ईयर का एनडीए में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। अब वही है कि हम किसी को बता सकते हैं, उसका जो भी डिसीजन उसी के रहते हैं। अब आगे न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दीर्घवृत्त। कौन सा नाम है? दीर्घवृत्त, एलिप्स। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट, तो जो बच्चे नहीं आए किसी कारणवश, तो पीछे के 2 लेक्चर बड़ा अच्छे प्रकार से देखें, एक तो सर्कल वाले, एक तो पैराबोला वाले। जब वो समझेंगे उस दौरान उन्हें एलिप्स, ओके। इससे पहले इन दोनों में कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोनों में वैसे तो मैंने सब कराई दी, वैसे अपने स्तर से मैंने सब कराई दी है, फिर भी किसी कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो आप उनसे कंसल्ट करें। बताओ साहिल, किसी का भी कोई सा भी क्वेश्चन छूट रहा तो पूछ सकते, बताएं एक बार। अगर नहीं समस्या तो फिर आगे बढ़ाएं फिर। चलिए हैंड डालें, एलिप्स, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त न्यू टॉपिक है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, एलिप्स क्या है, एलिप्स समझने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ये तीसरा सांकव है। कौन सांकव है? तीसरा। 2 सांकव हम फिनिश करा चुके हैं, व्रत और परवलय। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे प्रकार से। जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं उनको चीजें क्लियर है, जो बच्चे छोड़ के आ रहे हैं वो पुराने वीडियो जाकर रिकॉर्डिंग सेक्शन में देखें, उनको वहां से मिल जाएंगे। आज न्यू टॉपिक पर बढ़ रहा है, एलिप्स का। तो पहली बात तो समझ लेते हैं, एलिप्स की पहले भूमिका बना लेते हैं, पहले बच्चों को समझा देते हैं कि एलिप्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो जो बच्चे समझदार हैं वो इतना समझ सकते हैं, जो एलिप्स है ये कहीं ना कहीं एक सर्कल का ही आलेख है। देखो व्रत शब्द आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो एक प्रकार का ये स्टैंडर्ड उसी से बना है, सर्कल से ही बना है, लेकिन उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड मतलब होता है जो सर्कल का एक हमारा मतलब उसका विस्तार फॉर्म है, वो है सर्कल मतलब एलिप्स। आज एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पहले तो समझते हैं इसकी परिचय, है ना, उसके बाद इसकी भूमिका, या पहले भूमिका हेडिंग डाल देते हैं, ये भूमिका समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में है क्या है, समझते हैं भूमिका। इंट्रो क्या है इसका, इंट्रो देने का प्रयास करते हैं। इंट्रो में अगर मैं सामान्य भाषा में बच्चों को समझाऊं तो ऐसे समझाऊंगा कि हम लोगों ने पहले परवलय पढ़ रखा है, अभी क्या पढ़ रखा है, तो परवलय पढ़ रखा है। तो अगर नॉर्मल इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको तुम्हें बताना नहीं, किसी कोई हमसे दीर्घवृत्त की परिभाषा पूछे तो इसको तुम्हें बताना नहीं, ये तुम्हारे केवल समझने के लिए। एग्जैक्ट परिभाषा वो है जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। अभी केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ओके। केवल इसे कंसीडर ऐसे करना है कि अपने माइंड में एक खाका बना लेना है कि ऐसे सेट करना है, ऐसे सेट करना है। कोई पूछे एलिप्स क्या है तो आपको ये बताना नहीं, केवल आपको समझाने की व्यवस्था है, ठीक है बेटा। तो पहले समझ लेते हैं क्या बोला है। मैंने ये बताया कि 2 परवलयों के जो खुले मुख होते हैं, खुले मुख मतलब आमने सामने, उनको आपस में ज्वाइन करा देने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो हमारी दीर्घवृत्त होती है।
ये बताना नहीं किसी को, ये केवल तुम्हारे लिए व्यवस्था है। तो पहले समझे, देखिए अब हमने कहा एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला है, ठीक है। दूसरा पैराबोला ये है, बिटिया समझने का प्रयास करना। अगला पैराबोला ये है, दोनों पैराबोलियों के ये खुले मुख है, मतलब खुले मुख का मतलब होता है आमने सामने, है ना। ये खुले मुखों को आपस में ऐड करा देना, ये आपस में ज्वाइंट करा देना, ऐसे करके इसको ज्वाइंट करा देना। तो जब ऐसी आकृति बनाएंगे तो इसी आकृति को आज हम लोग एलिप्स बोलेंगे। ऐसे क्या बोलेंगे? उसमें आके बात समझ में आएगी, लेकिन बताना किसी को नहीं। क्यों क्यों नहीं बताना? क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, ये तो केवल समझाने का तरीका है, ये स्टूडेंट को समझाने का तरीका है। मैं एकदम बना दूंगा, मैं एकदम यूं करके बना दूं, ऐसे करके बना दूं, तो बच्चा थोड़ा इफेक्टिव नहीं समझ पाएगा कहाँ से आ गया। अभी मैंने बच्चों को समझाने का प्रयास कर दिया कि बेटा दो परवलय थे, एक इधर का परवलय था, एक इधर का परवलय था, दोनों को आपस में ऐड करा दिया, तो बनने वाला जो वक्र है वो हमारा क्या है? इलिप्स है। तो लेकिन इंक्लूड नहीं करना है इसको, ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं है। परिभाषा क्या है वो तो मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वही परिभाषा आपको बतानी सामने वाले। क्लियर है? लेकिन स्टूडेंट को समझाने का तरीका है कि दो खुले मुख थे, उनको आपस में ज्वाइंट करा दिया, ज्वाइंट कराने पर जो आकृति प्राप्त होती है वही दीर्घवृत्त। क्या है? सबको समझ में आई ईमानदारी से? एकदम क्लियर कट है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। अब कोई बच्चा जो होशियार है ना, वो अपने आप समझ सकता है कि सर ये काय से बनता है? परवलय से बनता है। अच्छी बात है, तो इसमें दो शीर्ष होंगे। कितने शीर्ष होंगे? दो परवलयों से बना है तो दो दो शीर्ष होंगे, नहीं होंगे? एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये होगा, दो शीर्ष। दो नाभियां होंगी, एक नाभ यहाँ कहीं होगी, एक नाभ यहाँ कहीं होगी। समझ में आई? दो क्या होंगे? नियताएं होंगी, शीर्षों के सामने नियता, शीर्ष के सामने नियता। तो यानी जो बच्चे समझदार है वो तो समझ रहा है कि जो वहां एक एक होता था, यहाँ कितने हो गए? दो दो हो गए, क्योंकि वो तो उन्हीं के संयोग से बन रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लेकिन बताना किसी को नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। तो ये तुम्हारी भूमिका बनाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि बेटा दो परवलयों के संयोग से बनता है, इस कारण से दो शीर्ष, दो नाभियां, दो नियताएं, मतलब सब कुछ दो दो होते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब लिखनी परिभाषा, इसे कंसीडर नहीं करना, उतारना नहीं है ना, इसे कंसीडर नहीं करना। लिखो, बोलूं परिभाषा? हाँ, इसको परिचय लिखोगे, थोड़ा सा भूमिका लिखोगे, लिखोगे भूमिका? लिखो, सामान्य रूप से, सामान्य, जल्दी लिखा करो। सामान्य रूप से दो परवलयों के, दो परवलयों के संयोग से बनने वाली, बनने वाला वक्र, बनने वाला वक्र दीर्घवृत्त होता है। ओके, परंतु यह स्पष्ट जानकारी नहीं है ना, परंतु यह स्पष्ट जानकारी नहीं, परंतु यह स्पष्ट जानकारी नहीं है। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? एकदम क्लियर है लाली? एकदम क्लियर है बेटा? तो इसी चीज को हम ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं अपने स्टूडेंट को कि ये स्पष्ट जानकारी है ना, है तो है, लेकिन ये समझाने का तरीका है स्पष्ट नहीं है। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। अब क्या लिखते हैं? परिभाषा। इंट्रो इसका हम लोग कर चुके। अब डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन पहले समझते हैं। यहां सब लोग देखेंगे, उतारेंगे। देखो, एक गतिशील बिंदु है, एक क्या है लाली? एक गतिशील बिंदु है, समझने का प्रयास करना। ये गतिशील बिंदु है, मोशन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मोशन। एक गतिशील बिंदु है, एक स्थिर बिंदु है। एक क्या है लाली? एक स्थिर बिंदु है। ये क्या है? स्थिर बिंदु। और एक स्थिर रेखा है। एक क्या है लाला? एक स्थिर रेखा। ये सब बातों को हमें क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए। ये स्थिर रेखा है, स्थिर रेखा। तो जो परिभाषा है वो परिभाषा ये कहती है कि किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात एक से कम होता है। फिर समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात एक से कम होता है। और जबकि परवलय में क्या होता था? दोनों दूरियां परस्पर बराबर हो, पीएस बराबर पीएम होता था। क्लियर है? तो इतना अंतर है इन दोनों की परिभाषा। यानी अब इसकी हम परिभाषा देने जाएंगे तो अपने बच्चों को समझाएंगे कि बेटा इसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात हमेशा एक से कम होता है, एक से
1 से कम होता है तो मीनिंग क्या है, ये 0.9, 1 से अधिक नहीं होगा। नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये क्यों होता है, ये क्यों 1 से कम नहीं होता, 1 से अधिक नहीं होता, ये हम स्पष्ट कराएंगे। ठीक है, तो मुझे आपको ऐसा लगता है ये रहा गतिशील बिंदु P और ये रहा M, है ना। तो अभी हम लोग जो परिभाषा यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं वो हम क्या लिख रहे हैं, किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु समझने का प्रयास करना और स्थिर रेखा ओके तक की दूरियों का अनुपात जो होता है वो 1 से कम होता है। मैंने परिभाषा में लिखा है ये 1 से ही कम क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट आंसर अभी मैं देने वाला हूँ, इस पर उदाहरण देने वाला हूँ। 1 से कम क्यों मान, हम कैसे मान लें 1 से कम होता है। तो पहले समझ लेते हैं, किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात इकाई से कम। अब जो बच्चा हमारा होशियार बच्चा है, होशियार, वो पहले से ही जानता है, वो पहले से ही जानता है ये किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात तो उत्केंद्रता होता है, पहले से जानता है क्योंकि हम उसको स्पष्ट करा चुके हैं वहां पे, उसको हम ये लिखा चुके हैं कि गतिशील बिंदु कोई भी रहेगा, कोई गतिशील बिंदु रहेगा, गतिशील बिंदु से क्या स्थिर बिंदु, समझने का प्रयास करना। स्थिर बिंदु अभी नहीं कह सकते नाभ वगैरह, क्योंकि अभी तो न्यू स्टूडेंट को शुरू कर रहे तो हम कैसे कह सकते नाभ, तो तुम्हें पढ़ा इसलिए अलग मसला है। तो कह रहा है ये गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और इसी गतिशील बिंदु से समझने का प्रयास करना और इसी गतिशील बिंदु से स्थिर रेखा तक की दूरियां, स्थिर रेखा तक की दूरियां कहलाती है उत्केंद्रता, इंट्रेंसिटी। कौन कहलाती है लाली, उत्केंद्रता। हमने बताया है, आप वहां बताया है किसी गतिशील बिंदु से स्थिर बिंदु और गतिशील बिंदु से स्थिर रेखा तक की दूरी का जो अनुपात होता है उसी को इंट्रेंसिटी उत्केंद्रता ई कहते हैं। कौन कहते हैं, बात समझ में आ गई। तो अब जो बच्चा होशियार है, अब जो बच्चा होशियार है वो अपने आप समझ रहा होगा, अब जो बच्चा होशियार है ये PS बटे PM ही तो ई है, PS बटे PM ही तो ई है, तो इसके स्थान पे क्या ई नहीं रख सकते, इंट्रेंसिटी नहीं रख सकते, तो यहाँ ई रख दिया, तो ई का मान कितना रहेगा, 1 से कम, 1 से कम रहेगा। ओके, इस दौरान जो वक्र प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा दीर्घवृत्त। क्या होगा, अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, उसकी परिभाषा तो हमने स्पष्ट दे दी थी, PS बराबर PM। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे, इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, ई का मान यहाँ कैसा है, ई का मान यहाँ, ई का मान 1 से छोटा, 1 से कम है, 1 से कम है तो ई ही बनी रहेगी। जब ई का मान 1 होता तो हम ई का मान 1 रख के काम खत्म कर देते। अब ई का मान 1 से कम ही तो है, ई का मान 1 से कम ही तो है, तो अब हम ई को हटा नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम ई का मान कितना हो। ओके, तो अब जो स्थिति बनेगी वो ऐसे बनेगी, है ना। यहाँ लिखेंगे कि ये ई का मान 1 से कम है, लिखेंगे तब क्या हुआ, PS बटे PM बराबर ई, इसके नीचे 1 कौड़ा मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा PS बराबर EPM। क्या हो जाएगा, PS बराबर EPM। ई को हमने हटाया क्यों नहीं, बस इतना बता दो, ई को हमने क्यों नहीं हटाया, ई का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो ई को हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते ना, तो ई को ई रखा रहने देंगे। और मालूम है नहीं कि ई का मान अभी कितना है, इतना मालूम 1 से कम है, जब 1 से कम है तो ई का जगह ई रखा रहेगा ना, वहां तो ई का मान 1 रख दिया था क्योंकि वे दूरियां आपस में बराबर होती थी, लेकिन यहाँ थोड़ी बराबर होती है, यहाँ कम होती है, यहाँ कम होती तो इंटेंसिटी ई रहेगी। तो जो परिभाषा मिली दीर्घवृत्त की वो PS बराबर EPM मिली। कौन मिली, PS बराबर EPM। इज दैट क्लियर। कोई तुमसे ये पूछता है कि बताओ ये दीर्घवृत्त क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, तो एकदम जवाब देंगे PS बराबर EPM। हम कौन जवाब देंगे, PS बराबर ई क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब किसी गतिशील बिंदु से नाभ और स्थिर रेखा तक की दूरियों का अनुपात इंटेंसिटी ई कहलाता है। इसका मान दीर्घवृत्त के लिए कितना होता है, 1 से कम। इस कारण से ई को हटाते, ई की जगह ई रखा रहेगा। तो आज के बाद एलिप्स की कोई भी परिभाषा PS बराबर EPM। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। लेकिन ध्यान रखें क्योंकि अनुपात ही कम है, ये अनुपात ऐसा 1 से कम है ना। अब यहाँ समझने का प्रयास कर लें, थोड़ा सा और समझने का प्रयास कर लें। हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को, जो स्थिर बिंदु होता है, ये क्या होता है, स्थिर बिंदु होता है। स्थिर बिंदु को ही बोलते हैं नाभि, क्या बोलते हैं, नाभि, फोकस। क्या बोलते हैं लाली, फोकस। और स्थिर रेखा क्या बोलते हैं बेटा, नियता। क्या बोलते हैं बेटा, स्थिर रेखा को बोलते हैं नियता, ये नियता, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, इसके बारे में बता ही चुके हैं। अब हमें सोचना नहीं है, तो अब हम परिभाषा इसकी ये दे सकते हैं एकदम डायरेक्ट कि पी एस बराबर ईपीएफ, पी एस बराबर। तो इनडायरेक्टली अब हम इस प्रकार यूं करके डिफाइन कर सकते हैं कि गतिशील बिंदु से नाभि, गतिशील बिंदु से नाभि और नियता, नाभि और नियता का अनुपात इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है, इकाई से कम होता है। ऐसे केस में जो कर्व प्राप्त होता है, जो वक्र प्राप्त होता है, इसी वक्र को इलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, अब नहीं भूलेंगे कभी। तो परिभाषा बताओगे पी एस बराबर ईपीएम, और वैसे कोई हिंदी में परिभाषा पूछे तो आपको परिभाषा ये देनी। कोई पूछे एलिप्स क्या बला है, तो आपको एलिप्स ये नहीं बोलना कि दो परवलय खुले मुखों को आपस में जोड़ दिया है, तो आपको समझाने के लिए है ना बेटा। आपको आंसर यही देना है, कह रहा है कोई गतिशील बिंदु से नाभ और स्थिर रेखा तक की दूरी का अनुपात इकाई से कम होता है, इस दौरान जो वक्र प्राप्त होता है उसी को हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। कौन कहते हैं? एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर कट। अब चलते हैं दीर्घवृत्त के आगे, ठीक है। हैंड डालते हैं दीर्घवृत्त के रूप और समीकरण है। इसकी परिभाषा ये तो दी मैंने, बता तो दिया। अब मैं लिखाऊं ये वाली परिभाषा, इकट्ठा लिखाऊंगा, इकट्ठा लिखा दूंगा, है ना। अभी लिखा तो दी है परिभाषित, तो और क्या है, किस और गतिशील बिंदु से नियता तक की दूरियों का अनुपात इकाई से कम रहता है, ये परिभाषित तो है, और क्या है। अब बताओ, तो चाहो तो लिखाऊं हिंदी में, वैसे समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अब है दीर्घवृत्त के रूप, दीर्घवृत्त के रूप, दीर्घवृत्त के रूप एवं समीकरण। पता नमत केवल समझ, दीर्घवृत्त के रूप एवं समीकरण। रूप कितने होंगे, और वो भी मानक रूप की बात करते हैं। कौन से रूप की बात करते हैं? मानक क्या होता है? कुछ शब्द तुम्हें आने चाहिए, इंग्लिश में बताया करो। इंग्लिश बताने से क्या मुझे मालूम पड़ जाएगी? हाँ, स्टैंडर्ड रूप को मानक रूप कहते हैं, ये कौन सी बात है? किसी ने पूछा क्या होता है मानक रूप? स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कौन सी बात है? अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या, क्या अर्थ है उसका? अर्थ क्या था मानक के, मानक समीकरण का अर्थ क्या था? जब परवलय के जो वर्टेक्स होते थे ऑरिजिन को कांटेक्ट करते जाते हैं, ऐसे रूपों को मानक रूप कहते हैं। ये परिभाषा है। मानक रूप स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इंग्लिश बता देने से उसकी परिभाषा स्पष्ट हो गई। कहाँ खोए खोए रहते। तो दीर्घवृत्त के रूप एवं समीकरण पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो जब परवलय का जब दीर्घवृत्त का केंद्र, उतारना मत, समझना, जब दीर्घवृत्त का केंद्र 0,0 हो, क्या हो? 0,0 केंद्र मूल बिंदु, केंद्र क्या हो? एक साथ उतारना, एक साथ बाद, मूल बिंदु हो, तो ऐसे परवलयों, ऐसे दीर्घवृत्त को, ऐसे दीर्घवृत्तों को मानक रूप में समीकरण कहते हैं। ऐसे दीर्घवृत्तों को मानक रूप के दीर्घवृत्त कहते हैं, मानक रूप के दीर्घवृत्त कहते हैं, दीर्घवृत्त कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के? पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला रूप, पहला रूप, प्रथम रूप, प्रथम रूप। देखिए क्या होता है, ये इसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। हाँ, खत्म, खत्म हो गई। अभी 10% चल जाएगी, इसको थोड़ा सा कम कर। बैटरी केवल लगा देते हैं। चलो बना रहे, चलता रहे, आ जाइए, अभी चलता रहेगा, इतना काम करेगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देख लेते हैं दो प्रकार के कैसे कैसे होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इधर देखिए, फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, जब दीर्घवृत्त, बेटा बोलो नहीं, जब दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर अधिक फैले, जब दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर अधिक विस्तार करे,
एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित हो, अधिक विस्तारित हो। विस्तारित मतलब समझते हो? नहीं बेटा, विस्तार का मतलब है एक्स अक्ष पे एक्सटेंशन अधिक हो, एक्सटेंशन एक्स अक्ष पे अधिक फैले, वही है। जब दीर्घवृत्त एक्स अक्ष पर अधिक विस्तार करता है, ये पहला रूप होता है। ये कौन सा रूप होता है? पहला रूप, एक्स अक्ष पर फैलेगा अधिक। ओके लाला, अच्छा पहले इसका अब बनाते हैं डायग्राम, उतारने का प्रयास नहीं करें, केवल समझेंगे, केवल और केवल समझेंगे, है ना। ये एक्स एक्सिस है, डैश एक्सिस है, ये एक्सिस है, वाई है। अब डायग्राम कैसे बनता है आपको बता चुका हूँ। दो परवलय खुले मुखों को आपस में जोड़ना है ना। आकृति कहीं ना कहीं कैसी बनेगी? शायद कुछ समझ पाए, शायद कुछ समझ पाए, शायद कुछ, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है ना बना पा रहा हूँ लेकिन आप तो बना सकते हैं। ओके, थोड़ा समझ में आई, थोड़ा समझ में आई। यानी इस नहीं, आधा उधर का क्या होगा? इसको अक्षों पे सेट कर दिया, फाइव सेट कर दिया तो अक्षों पे सेट, चाहो तो और स्पष्ट कर लो, और स्पष्ट कर लो, वैसे तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। ये हमारा अक्षों पे सेट करना एकदम क्लियर है कि नहीं? अब देख, ये दूसरा शीर्ष रहा होगा A2, नाभि कहाँ होती है? अंदर ही। अभी तक एस लेते थे, अब S1 S2 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? S1 और S, ठीक है। शीर्ष के सामने क्या होती है? नियता, तो ये नियता रही होगी। ये जो पृथ्वी की आकृति होती है वो इसी आकृति की है, दीर्घवृत्ताकार। अब वो कहने की बात नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी की बात में। जो भी ग्रह हमारे चक्कर लगाते हैं इसी में चक्कर लगाते हैं। अब मैं कैसे कह दूं कि वहां सीखा होगा? मैं कहता हूँ नहीं, दूसरे पे कमी नहीं निकालना। क्यों निकालूंगा? हर काम ईमानदारी से हर आदमी कोई करता है। मैं उससे याद थोड़ी बता दूंगा, है ना। जितनी मैंने पढ़ रखा मैं उतनी तो बता पाऊंगा, उससे एक्स्ट्रा तो बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो ये तो सच है, ये तो कभी ना कभी सामने आएगा, है ना। हम खूब कंट्रोल करें नहीं कंट्रोल होगा, है ना लाला। हमें अपने आप चीजें समझनी है। तो ये हो गया, इसके शीर्ष के सामने कहाँ होगी? ये भी नेता होगी, ये भी नेता होगी। ये जो नियम थे के अब कहना उचित नहीं है, तो जो भी है वो बिल्कुल सही है। जो जो चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है, बात है ना। हम क्यों कहें? जो सच को अपने आप सामने आने दो, अपने मुंह से बार बार कहोगे तो वो खराब हो जाएगा। अपने आप सच सामने आने, अपने आप, अपने आप। एकदम क्लियर हो गया। इसकी परवलय पर इसके हमने एक ये गतिशील बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? क्या होती है? तो PS1 PM1 और Z1, PM होता तो केवल PM होता था, अब यहाँ M1 Z1 आएगा से, इसी रेखा से ये PS1 PS2 और PM2, और ये क्या नीचे Z2, ये क्या है? Z, है ना। ये क्या है? इसका केंद्र क्या है लाला? केंद्र, तो केंद्र है 0,0 और ये इसका, ये बाई अक्ष पे है B1 और ये बाई अक्ष पे है B2। समझने वाले के लिए ये बहुत अच्छा है, ना समझ पता नहीं क्या है, फर्क पड़ता नहीं क्या आता है क्या नहीं। अब हमें ऐसा समझ आया। ओके, हमने आपको बता दिया ये हमारा एलिप्स, ये हमारा क्या है? एलिप्स है। आज इसी के समीकरण के बारे में बात करते हैं, इसका समीकरण क्या होगा और आंसर कैसे कैसे निकलेगा। ये कब की बात है? जब एक्स अक्ष पर अधिक विस्तारित, एक्स अक्ष पर अधिक फैल रहा है, एक्स पर अधिक। अब सेकेंड रूप बात करते हैं, इसके समीकरण की बात, समीकरण कितना होगा? तो सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, द्वितीय एक बात वालों को कैसे कोई प्राप्त होगा? दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि आपको होशियार समझते हो तो पूछते नहीं होंगे, अरे होशियार है तो काय पूछो। या अगला केस में, अगला केस भी नहीं हो सकता,
देखिए अगर ये कौन सा होता है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? देखिए सेकंड फॉर्म में क्या रहता है, अभी एक्स अक्ष पर फैला था, अधिक विस्तारित किया था, अब बाई अक्ष पर फैलेगा जब दीर्घवृत्त। देखिए फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के अपर रूप हैं, फिजिक्स के बिना मैथ नहीं चल सकता और मैथ के बिना, मैं अपने मुंह से कहूं तो खराब लगेगा। तो जब दीर्घवृत्त बाई अक्ष पर अधिक विस्तारित करता है, बाई, समझ रहे हो, ये विस्तार का मतलब क्या, एक्सटेंशन। मैं बार बार विस्तार विस्तार कह रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंड, एक्सटेंड कहां कर रहा है, देखो फैल रहा है, नहीं फैल रहा, बाई अक्ष पर कम फैल रहा है। अब जो होशियार बच्चे हैं वो अपने आप इस बात को ऐसे समझ रहे हैं, शायद सर आप हमें ये समझा रहे हैं कि एक वो बड़ा है काय से, B1 और B2, A1 A2 का मान जो है वो B1 B2 की तुलना में बड़ा है, इसीलिए एक्स अक्ष पर अधिक फैल रहा है। अब 22 पर अधिक फैलेगा, कभी कभी कंडीशन ऐसी हो सकती है। तो जब दीर्घवृत्त बाई अक्ष पर अधिक विस्तार करता है, अब कैसे करता है वो समझने का प्रयास करते हैं, फिर दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, बाई अक्ष पे बनाने का प्रयास करते हैं। गणित बहुत आसान सब्जेक्ट है, विश्वास मानिए, लेकिन हम क्यों माने, अपने आप सच माने आएगा, अपने आप। एकदम दीर्घवृत्त है, अब बने काय से वो मेरे बच्चे को आना बोला नहीं, जो आगे वाले आने उसे हाइपर ही कहते हैं, तो समझ लो पता नहीं क्या निकल गया मुझसे, मुझे वाला जो आ रहा है उसका नाम हाइपर बोला ही होता है। तो इसके अगला टॉपिक, अभी हाइपर बोला पढ़ नहीं रहे, पैराबोला, ये बाई अक्ष पर अधिक फैल रहा है, फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, अधिक विस्तारित हो रहा है। ये सेंटर रहा O0,0, ये कह रहा है A1, ये शीर्ष इसका B1 है और शीर्ष इसका B2, और ये इसका A2। कहा नेता, सामने नेता, सामने, क्लियर है। यहाँ कक्षीय मान, मान ले रहे हैं Px,y, तो PS1 बराबर PM1 और ये Z1, PS2 और PM2, ये PM और Z2, क्या है, यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था है, वो यहाँ की व्यवस्थाएं जो है, B1 B2 इज ग्रेटर देन टू A1 A2, इज दैट क्लियर, ओके। अब हम यहाँ क्या है कितनी है ना, एक्स अक्ष पे कितना फैला है, 22 पर कितना फैला है, शीर्ष कितना है, अनुप्रस्थ अक्ष का है, हमें तो पहले पहला रूप दूसरा, पहले से तैयारी कर लें, फिर समीकरण के बारे में अभी अनुभव कराते हैं, एक और टैकल। अब कैरी कर लो।